ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और ये उसका फोर्थ पार्ट है। अभी तक आपने जैसे देखा, मैं आपको बुक से, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा उम्मीद करता हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी गाइड वगैरह से ना पढ़ें। हमने रिसोर्सेज से शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा था, यहां तक हमने क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो हमने देखा था डाई गोल, राइट। फिर हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद फिर रियो डी जेनेरियो एजेंडा 21, ये भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद फिर हमने रिसोर्स प्लानिंग देखी थी और रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स देखे थे, आई यूज मैच, राइट। और फिर हमने इंटरनेशनल जो थिंकर्स हैं या जो इससे पहले जो नेशनल लेवल पे या इस मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट्स हुई थी जैसे क्लब ऑफ रोम और वो सब हमने देखा। और पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था लैंड रिसोर्स। हमने इस सारी रिसोर्सेज के बारे में उनकी अच्छाई बुराई क्लासिफिकेशन सब कुछ जानने के बाद हमने एक रिसोर्स से स्टार्ट किया था, दैट वाज लैंड रिसोर्स। और उस लैंड रिसोर्स में हमने रिलीफ फीचर्स देखे थे PMP, आई होप यू रिमेंबर। एम बिल्कुल अलग है, दैट इज 30 और प्लेन्स ज्यादा होते हैं 43 एंड देन प्लेच्यू 27। फिर उसके बाद हमने देखा था द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। हमारे इंडिया में ज्योग्राफिकली जो भी उसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट में बटा हुआ है ना, फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड, नेट्स ऑन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये सब हमने टॉपिक कवर किए थे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब अगर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया अब हम इसको कह रहे हैं तो पिछला जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो हमने देखा था कि किस तरीके की लैंड को हम किस नाम से जानते हैं। हमने ये नहीं देखा था कि इंडिया में क्या कैसे कितना परसेंट ये है कितना परसेंट ये वाला है। वो सिर्फ एक ताकि आपकी थिंकिंग जैसी आपके सामने वो वर्ड आए तो आप समझ जाएं ये कौन से लैंड की बात करें, जो 5 साल से ज्यादा खाली रहा है, जो 1 से 5 रहा है, या जो 0 से 1 रहा है, या जो बैरन लैंड है तो वो किस कैटेगरी में आता है, ये सब जानने उसकी वो टर्मिनोलॉजीज थी। यहां पर क्या है, अब हम लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया को देख रहे हैं। जब हम लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया को देख रहे हैं तो आपने देखा था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट, उसका 93% डाटा ही हमारे पास है। और उसको एक्सप्लेन मैंने आपको मतलब उसके रीजन भी बताए थे कि एक तो अगर हम ओरिएंटल सिस्टर जिनको 7 बहनें बोलते हैं ना, असम इंक्लूडिंग दोज स्मॉल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो वहां की असम को छोड़कर बाकी स्टेट्स जो ओरिएंटल सिस्टर्स हैं उनकी जो मैपिंग है वो पूरी तरीके से हुई नहीं है अभी तक। मतलब आई एम ऑल्सो इसके आई थिंक रीजन जानने चाहिए, क्या इसके रीजन रहे होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, आप जानते हैं कि एक तरफ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ने उसको सॉरी कश्मीर ऑक्युपाइड पाकिस्तान, मतलब POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो वाले एरिया को हम लोग अपना क्लेम करते हैं और लेकिन वो है किसके पास एक्चुअल में, पाकिस्तान और चाइना के पास। तो इस वजह से हमारे पास 93% डाटा ही है। तो अब उस 93% डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो आपका यहाँ पे पाई चार्ट है पेज नंबर 6 पे, आप ये देखेंगे, दिस इज पाई चार्ट है ना, क्योंकि मैंने वहां पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे वो 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको देखना था। यहां पर आप जब देखेंगे एरिया फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारा, तो ये वाला आप देखेंगे दिस इज 18 है ना। ये जो 2 डाटा है ये एक तो 1960-61 का है और ये डाटा जो है दिस इज 2002 एंड 3 का है, लेकिन ये मोर और लेस सेम है अभी भी, राइट। मैंने इसको 14 वाले में भी देखा था, तो दिस इज मोर और लेस सेम। तो आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा ये 45 ये नेट्स ऑन एरिया है 45, जो कि 46 हो गया है अब 2002 का अगर हम ये डाटा देख रहे हैं तो इट इज ऑलमोस्ट सेम नाउ ऑल्सो। तो इसके थ्रू जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये जब आप देखोगे, जब आप इनको एनालाइज करोगे इस वाले पाई चार्ट को और इसको, तो आप देखोगे कि लगभग सभी चीजों में हमने कुछ ना कुछ इंप्रूव किया है विद द रिसोर्स प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन डाटा को जब आप देखेंगे तो यहां पर जो नेट्स ऑन एरिया है ना, ये जो नेट्स ऑन एरिया है दिस इज 46%। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28, फिर मैंने बताया अवेलेबल डाटा 93% का ही है हमारे पास। अब ये क्या है, थर्ड पॉइंट के लिए मैंने आपको ये दिखाया कि जो हमारा NSA नेट्स ऑन एरिया पूरे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो वो 46 है, लेकिन इसमें NSA प्लस अदर देन करंट ईयर फेलो लैंड जो है, अदर देन करंट फेलो लैंड, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, यानी कि जो 5 साल तक यानी 1 से 5 तक खाली छोड़ा है उसको, उसके बाद तो उसमें कल्टीवेशन की होगी, तो अगर हम उस एरिया को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो कितना बनता है
54%, राइट। वैसे कितना है 46, लेकिन अगर हम उस एरिया को भी जोड़ लेते हैं जो हम फेलो लैंड, करंट फेलो लैंड के अलावा जो 4 साल के दौरान जो भी हम कल्टीवेशन के लिए खेत यूज करते हैं उसको भी जोड़ लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना हो जाता है 54%, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनएसए इज 46 एंड जब हम एनएसए प्लस अदर देन करंट फेलो लैंड को जब हम जोड़ देते हैं, उसकी कल्टीवेशन को जब जोड़ देते हैं, तो भी हमारे पास कितना डाटा बनता है 54%, राइट। मतलब नेट सोन एरिया कितना बनता है उस समय 54%। अब पैटर्न ऑफ एनएसए वेरीज। अब नेट सोन एरिया जैसे कि आपको पता है हर स्टेट की अलग कल्चर है, अलग मिनरल्स हैं, अलग टाइप की सॉइल मिलती है, अलग टाइप का क्लाइमेटिक, तो ये चीज भी कैसे उससे अछूती रहेगी। तो कह रहे हैं पैटर्न ऑफ एनएसए नेट सोन एरिया। अब जो नेट सोन एरिया है स्टेट्स का, वो हर स्टेट में अपना अपना डिफरेंट है। जैसे आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में जो टोटल लैंड है उसका मोर देन 80% या 80% तक की भूमि को, लैंड को हम इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये वेरी हो गया। एनएसए पंजाब में तो हरियाणा में तो 80% तक हम एनएसए कर रहे हैं। बनस्पत इसके जब हम ओरिएंटल सिस्टर्स की तरफ हम जब जा रहे हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वहां पे लेस देन 10% नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया आप समझ में आ रहा है कि नेट सोन एरिया वहां पे हमने किस लिए क्लासिफाई किया था, ताकि आप इंडिया के जब साथ हम इस टर्मिनोलॉजी को यूज करें तो आप समझ सकें कि कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा में कितना है 80, या वेस्टर्न यूपी में, और हम ओरिएंटल सिस्टर्स को देखते हैं, इवन अंडमान को देखते हैं, तो वहां पे कितना है, इट इज लेस देन 10%, राइट। फिर राइट, अब आप एक चीज देखेंगे कि लगभग हर एक स्टेट और पूरे नेशनल लेवल पे 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी 1952 में। अब आप कहोगे सर 1952 बताने से एकदम याद नहीं रहेगा, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क में, क्योंकि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके। तो उसमें आपको कैसे याद रखना, आपको पता है कि 49 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 49 में। 50 में क्या हुआ, उसको लागू कर दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया। 51 में क्या हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लागू किया गया, यानी कि हम कुछ डेवलपमेंट की तरफ ही स्टेप ले रहे हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशन कंक्रीट बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। 52 में हमने क्या किया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो 49 50, जिन जिन बच्चों को आई होप यू स्टिल यू रिमेंबर प्रियम्बल, है ना, प्रियम्बल। तो 49 50 51 में क्या हुआ 5 ईयर प्लान, और 52 में क्या हुआ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो उसके तहत ये निर्धारित किया गया कि 33% ऑफ द टोटल लैंड ज्योग्राफिकल, जो हमारे पास 93% डाटा है, उसमें से 30% ऑफ दैट लैंड शुड बी फॉरेस्टेड, फॉरेस्ट, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बना रहे। अब लेकिन इस मामले में हमने देखा था ना यहाँ पाई चार्ट में कि हमारा फॉरेस्ट एरिया उस समय कितना था 18 पॉइंट समथिंग, और अभी कितना है 23%, है ना, 22.78। तो अभी भी हम 33% को नहीं अचीव कर पाए, राइट। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को करने के लिए हमारे पास 33% हर एक स्टेट वाइज भी और नेशनल लेवल पे भी 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। और अगर हम पूरे स्टेट्स की बात करें 28 स्टेट्स की, तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, राइट। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इसके तहत 33% लैंड जो है वो फॉरेस्ट के लिए यूज होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए। डिग्रेडेड लैंड, अब हमारे देश में जो डिग्रेडेड लैंड है, यानी जो खराब हो गया या किसी वजह से उसमें अब वो पैदावार नहीं हो रही है, वो 130 मिलियन स्क्वायर हेक्टेयर है। स्क्वायर हेक्टेयर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिस भी बच्चे के पास समय हो वो जरूर बताएं कि ये कितना परसेंट होगा 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, है ना, टोटल का कितना होगा, आई थिंक 1/3%। तो ये जो है ये एरिया हमारे इंडिया में डिग्रेडेड है। टोटल का 130 मिलियन स्क्वायर हेक्टेयर जो है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 130 मिलियन आपको ये इजीली याद हो जाएगा, ये डिग्रेडेड है। अब ये जो डिग्रेड हुआ है इसमें से 28% डिफॉरेस्टेशन या जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ है। अब फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कैसे हुआ है,
मतलब फॉरेस्ट कम तो नहीं हुए हैं, फॉरेस्ट तो बढ़ रहे हैं। आपने देखा था फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन कैसे हुआ है कि जो अब बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन या एन नंबर ऑफ रीजंस या इकोलॉजिकल या जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज के जो पेड़ उगते थे वैरायटी, वो वैरायटीज में अब कम आ गई। तो जो मान लो जैसे अब टोटल फॉरेस्ट एरिया से पहले 100 रुपीज हमें इनकम होती थी, अब वो 100 रुपीज इनकम वाइज वो डिग्रेड हो गया, वो 70% या 75% या 78% ही हमारी इनकम हो रही है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एरिया लगभग हमारा उतना ही है, अब बढ़ ही रहा है, लेकिन वो स्पीसीज और उसलिए हमने बोला है कि 28% जो है वो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ है। और इसी तरीके से 56, 28 का डबल क्या होता है 56, इट इज वाटर इरोडेड एरिया, यानी कि जो वाटर इरोजन के कारण जो हमारी लैंड की डिग्रेडेशन हुई है, यानी वाटर से 56 है और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से 28 का डबल क्या होता है 56, फॉरेस्ट से वाटर, राइट। इस तरीके से आपको उसमें, और रेस्ट अब उन दोनों को जब 100 से माइनस करोगे तो 16%। रेस्ट क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स। अब आपको पता है कि ये जो नमकीन जो पानी है, एल्कलाइन वाला जो धरती हो जाती है, वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रहती, तो उसके कारण भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट। तो ये आपने देखा कि डिग्रेडेशन लैंड इन इंडिया कितना है 130 मिलियन। फिर आपने देखा कि कितना परसेंट कितने से हो रहा है, जो कि एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। अब यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चन बनता है, उसके बाद में इस वाले पॉइंट को या हम इस पॉइंट को पहले ही कर लेते हैं कि कई बार 3 मार्क के क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब माइनिंग डिग्रेडेशन या डिस्क्राइब लैंड डिग्रेडेशन in case of mining, which states land have been degraded because of mining, है ना, इस तरीके से, and because of overgrazing and because of over irrigation। तो ये क्वेश्चन मतलब मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि ये आपको पर्टिकुलर स्टेट्स के नाम या पर्टिकुलर डिग्रेडेशन या उस कारण का नाम बताएंगे, उसके कारण कौन से राज्यों की डिग्रेडेशन हुई है उसके लैंड में, उसके बारे में मतलब क्वेश्चन आपको आएगा 3 मार्क का जो आ सकता है। तो माइनिंग की वजह से कौन कौन से लैंड में, आपको पता है छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इवन सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा माइनिंग हुई है ना। माइनिंग के कारण क्या हुआ कि यहाँ का जो लैंड है उसकी बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हुई है। तो माइनिंग के कारण डिग्रेडेशन कौन कौन से राज्यों में हुई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, वही छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया, राइट। ओवर ग्रेजिंग के कारण आपको पता है पेस्चुरीज, जो आपने 9th में भी पढ़ा था चैप्टर, यहाँ पे जो हमारे धनगढ़ थे महाराष्ट्र में या गुजरात में जो हमारे थे या राजस्थान वाले एरिया में थे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश वाले एरिया में, तो ग्रेजिंग की वजह से जो ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, तो वो गुजरात, राजस्थान, एमपी और एमएच में। जब आप इसको मैप के साथ बैठ के एक बार देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। नहीं तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट है 8th वाले, दे आर अंडरस्टैंड, दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। फिर ओवर इरिगेशन आपको पता ही है, एनएसए सबसे ज्यादा कहां पर है? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तो वो वाला जो, क्योंकि उसके कारण भी लैंड को डिग्रेडेशन हो रही है, जब हम इतनी ज्यादा एक ही लैंड को बार बार हम यूज कर रहे हैं फॉर क्रॉप और फॉर कल्टीवेशन, तो उसकी ऑब्वियस बात है कि उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी, राइट। तो ये हमने देखा अबाउट क्वेश्चन की माइनिंग के कारण और इन ओवर ग्रेजिंग के कारण और इरिगेशन के कारण कौन कौन से राज्यों पे इंपैक्ट पड़ा, या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है या इन राज्यों में किस कारण से, मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब इस पार्ट का, इस वीडियो का, ये जो मैंने आपको सब समझाया, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इसका कोई पर्टिकुलर एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, और ये बड़े ही जेन्युइन चीज है। वैसे आपको डाटा याद रखना है, और डाटा में आपको 130 मिलियन स्क्वायर हेक्टेयर जो हमारा लैंड डिग्रेडेड है, फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन फॉरेस्ट, और फिर बिकॉज ऑफ सॉइल, बिकॉज ऑफ वाटर इरोडेड एरिया, राइट। तो 28, 56 और 16 रेस्ट ऑफ दैट। तो एक आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, और उसके कारण उसमें क्या कहा गया था कि कितना एरिया, कितना परसेंट एरिया जो है फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए, दैट इज 33%। अब जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये या तो इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज 5 मार्क्स में कि ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर्स और हाउ वी कैन कंजर्व द लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके लिए आप अब यहां देखेंगे, क्या एक बार आप ये देखें कि आपको सही दिख रहा है, दिस इज ओके,
ये कॉजेज इधर लिखे मैंने, दिस इज मेयर्स, राइट। तो आप एक बार सिर्फ इसको देख लें, ये इट इज वेरी इजी। इनकी टर्मिनोलॉजी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कि जब हम फॉरेस्ट को जब हम काट देते हैं, राइट, तो ये उसका कॉज हो गया, इसके कारण लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो उसका मेयर क्या है, एफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांट्स लगाओ, जंगल लगाओ, राइट, बिल्कुल सिंपल। फिर क्या है, ओवर ग्रेजिंग। आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ओवर ग्रेजिंग हो रही है पर्टिकुलर उस जगह पे, जो तो हमारे चरवाए हैं, जो हमारे जानवर हैं उनको। अब होता क्या है उसमें कि जब जानवर ग्रेजिंग करता है तो उसमें क्या है कि वो जड़ समेत घास को उखाड़ देता है, तो उसके कारण भी मिट्टी जो है वो डिग्रेड हो रही है, क्योंकि जड़ के साथ मिट्टी भी आ रही है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, रेगुलेटिंग मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। अब उसका कोई प्रॉपर उसका कोई मैनेजमेंट करना है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, ओवर ग्रेजिंग, उसकी क्या करनी है, बस मैनेजमेंट करनी है। फिर क्या है, माइनिंग। माइनिंग आपने इधर देखा था, माइनिंग की वजह से, क्योंकि वहां पे जब माइनिंग की जाती है तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे, स्कार्स हम धरती पे छोड़ देते हैं, तो जिसके कारण वहां की जो इकोलॉजी या वहां जो चीजें रह रही थी या जो वहां पे सॉइल में ह्यूमस था, वो सारी चीजें जो है लैंड को डिग्रेड कर देती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, रेगुलेटिंग माइनिंग। रेगुलेटिंग माइनिंग यानी कि जब भी माइनिंग हो तो उसका प्रॉपर उसके बाद की स्टेप्स को भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो उससे भी ये कुछ हद तक हम ठीक कर सकते हैं। ओवर इरिगेशन, अगर ओवर इरिगेशन हो रही है तो उसका मतलब एल्कलाइन और सेलिन वाटर काफी ज्यादा हो जाएगा, वहां पे लैंड डिग्रेड होगा। उसका सॉल्यूशन क्या है कि पानी की वजह जो हम पानी ऐसे एकदम बहा देते हैं, बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा में पानी की इतनी कमी नहीं है, तो उसकी जगह पे हमें स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, आई होप यू नो, ड्रिप के थ्रू। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, जैसे यहाँ हमें आपको पता है फसलें एक लाइन में लगाई जाती है, तो वहीं पे एक पाइप के थ्रू सिर्फ उसी के ऊपर पानी गिरे जहां पे जरूरत है, अगर ज्यादा पानी ना बहे, क्योंकि पानी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपने साथ सॉइल को भी लेके जाता है, तो सॉइल को भी इरोड करता है। तो डायरेक्ट जहां पे पानी की जरूरत है वहां पे पानी हो, तो उसके कारण ये चीज भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी सारी होती है, हम सिर्फ एक सीमेंट के उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब सीमेंट बनाई जाती है तो काफी मात्रा में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट हो जाती है, और उस डस्ट के कारण हमारा जो पॉल्यूशन है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, या और भी कई चीजें हैं, हमारा लैंड के ऊपर जो पानी, हमारे लैंड को जो हर फ्लड के बाद या जो पानी जिस तरीके से लैंड को एक फिल्टर करता था, वो डस्ट पार्टिकल के कारण उसकी जो क्षमता है वो काफी कम होगी, जिसके कारण भी लैंड डिग्रेड हो गया है, राइट। तो इसका हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखी है, जिस भी, जैसे मान लो सीमेंट वाला एक एरिया है, तो इसके आसपास क्या है, शेल्टर बेल्ट्स लगा दिए, यानी पेड़ जो है उसकी चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाए, ताकि हवा या उसका या उससे इन्वायरमेंट जो है शुद्ध रहे, है ना। तो उसका इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे और उससे बाहर भी ना जाए, हवा के कारण भी वो जो डस्ट पार्टिकल है या जो उसके कारण जो बुराइयां हो रही हैं वो इससे मेंटेन होंगी, राइट। तो ये कुछ मेयर्स हैं, हम इसका कुछ ऐसे नहीं बिगाड़, मतलब कुछ एकदम से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन टेक दीज स्टेप्स। अब आप कहोगे कि सर कॉजेस को कैसे याद रखें, तो सिर्फ कॉजेस को याद रखना है, क्योंकि इधर वाले जो हैं इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इसके लिए देखो, आप जानते हैं कि माँ जो होती है वो सबसे मेरे ख्याल में भगवान के बाद हम उसी को ही मानते हैं, मतलब मैं तो ऐसा मानता हूं। तो उसमें क्या है कि हमने फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें भी हमने क्या किया था, तंजानिया, उसकी कैपिटल दो माँ। फिर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था क्लासिफिकेशन, उसमें दो ई, है ना, दो ई। अब हम यहाँ पे क्या करें, दिस इज दो मॉम, आप देखेंगे DOMOM, दो मॉम। अगर आपको याद करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं अपनी जैसा आपका तरीका है। तो D फॉर डिफॉरेस्टेशन, O फॉर ओवर ग्रेजिंग, M फॉर माइनिंग, O फॉर ओवर इरिगेशन, M फॉर मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दो मॉम इधर आप पहले लिख दें DOMOM, आपको अपने आप वर्ड्स याद आ जाएंगे और इसके अपोजिट साइड वाले भी आपको याद आ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो हमने इसमें क्या देखा कि लैंड पैटर्न क्या है इंडिया में, हमने उसको किस तरीके से ज्योग्राफिकल मापा, और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, कॉजेज क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, और उसके मेजर्स क्या हैं जो हम उठा सकते हैं। तो अलग भी आ सकता है और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो हम अब इस तरीके से आप देखेंगे
कि हमने लैंड एज अ रिसोर्स को अब कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अबाउट द सॉइल एज अ रिसोर्स, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सॉइल एज अ रिसोर्स जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे सॉइल की वजह से हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, या जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, या वहाँ पे जो प्लांटेशंस होती हैं, जो फ्लोरा एंड फाउना है, कैसे वो चेंज होता है। अच्छा, फ्लोरा एंड फाउना से मुझे एक चीज ध्यान आ गई कि आप लोगों को ऐसे पता है व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फाउना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से हम इसको रिकैप कर लेते हैं। फ्लोरा से बना फ्लावर, है ना, फ्लोरा से बना फ्लावर, और फ्लावर क्या है, प्लांट है कि एनिमल है, दिस इज प्लांट। तो फ्लोरा इज ऑलवेज फॉर प्लांट्स एंड फाउना इज ऑलवेज फॉर एनिमल्स। फ्लोरा एंड फाउना, तो फ्लोरा इज फॉर प्लांट एंड फाउना इज फॉर एनिमल्स। तो मतलब मैं इसमें कंफ्यूज रहता था, तो मुझे नहीं याद होता था, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। तो इसी के साथ ही दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट चैप्टर में हम सॉइल के बारे में देखेंगे। फर्स्ट में तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन होती है, फिर हम टाइप्स ऑफ सॉइल को देखेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर आपको इसकी पिक लेनी है तो दिस इज अबाउट दिस 2 मॉम, है ना, कृष्ण भगवान की 2 मॉम थी। तो इसी के साथ ही आप देखेंगे कि गुड लक, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।